नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीजीटी हिस्ट्री के टीआरई 2.0 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। ये एग्जाम हुआ था 15 दिसंबर 2023 को। इसको 3 सेक्शन बांटे हैं। पहला सेक्शन जीएस का होगा जो कि 40 नंबर का है। उसके बाद इसका मेन सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में 80 प्रश्न है जिसको 40-40 सेक्शन में जो है बांटे हैं। इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों आएगा। 3 सेक्शन में इसको बांटे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता था, इस वजह से 3 सेक्शन बांटे हैं। तो आज के सेक्शन में बात करेंगे जीएस के बारे में। जीएस का जो 40 नंबर का पेपर पूछा था जो कि सबके लिए कॉमन होता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न आपको इसमें सारा ऑप्शन से डिस्कशन किया जाएगा। ये आपको जितने भी एग्जाम है आगामी हमारे टीआरई 4 के लिए और भी केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, जो भी एग्जाम में आप बैठ रहे जिसमें पीजीटी हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है, कॉमन पेपर से क्वेश्चन रहता है, वहाँ यहाँ से प्रश्न आपको जो है निश्चित देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। एक आयताकार फर्श है, उसकी परिधि कितना है? 250 मीटर है। यदि 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 रुपया है, तो हॉल की ऊंचाई कितनी होगी? इसका ऑप्शन है 7 मीटर, 16 मीटर, 6 मीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका डिस्कशन कर लेते हैं। मैथ सेक्शन का तो स्पेशल क्लास आएगा, लेकिन जो अभी इस जीएस सेक्शन में जो भी मैथ है तो उसका सॉल्यूशन है, तो उसका सॉल्यूशन हम डिस्कशन करते जाएंगे। तो कह रहा है कि आयताकार हॉल है और उसका परिधि यानी परिमाप दिया हुआ हमको कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ कि 250 है। हम लोग जानते हैं कि आयत का जो है परिमाप होता है 2 × L + B, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये दिया हुआ हमको कितना है? 250 मीटर। तो यहाँ से हमको क्या फाइंड हो जाएगा? तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? 15,000 रुपया लगता है। और इसका जो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा? इसको 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 × L + B × H बराबर 1500। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास इसका तो वैल्यू आ गया था 250, और इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 150। 0 से 0 क्या हुआ? यहाँ 0 से 0 कट हुआ, तो h बराबर 150 बटा 25। इसको काटिएगा 25 से, तो 25 को 6 टाइम में क्या होगा? ये कट जाएगा। तो h कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। इसमें ऐसे मैथ का बेसिक चीज़ बताएंगे जो आप लोग को हिंट्स के तौर पे। मैथ का स्पेशल अगर इसका आएगा 8-8 नंबर का जो पूछा जाता है, अगर जीएस सेक्शन स्पेशल चलेगा तो उसमें मैथ का डिस्कशन होगा। इसमें आपको स्पेशल जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हमारा जो हिस्ट्री का पेपर है इस पे स्पेशल फोकस किया जा रहा है। इस सेट में आ गया है तो कुछ कुछ डिस्कशन इसको करते जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये तो सही है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे गिनती की संख्या जो है 1 से लेके जो गिनती करते ही होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है। तो कहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या आता है क्योंकि ये 0 इंक्लूड है, 0, 1, 2, 3। तो ये तो सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। अब पूर्णांक संख्या भी जाना जरूरी है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या तो बता दिए। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या वो होता है जिसका वैल्यू क्या होगा? निगेटिव में भी होगा, पॉजिटिव में भी होगा। अगर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या तो एक पूर्णांक संख्या होती ही है। प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन क्या सही होगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। प्रत्येक सत्य नहीं है, सॉरी, सत्य कौन नहीं है? तो ए नंबर का तो सत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पूर्णांक संख्या, आपको पूर्णांक संख्या ये अगर हम दे देंगे, ये होता है 0, इधर हमारा पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये नंबर पॉजिटिव टर्म 0 इंक्लूड करके होगा, तो ये होगा हमारा पूर्णांक संख्या। जबकि कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या तो हमारा स्टार्ट होता है 0 से, माइनस वाला तो इसका होता नहीं है। तो इसलिए यही बी नंबर का ऑप्शन क्या है? गलत है। गलत कह रहा है इसमें छांटने के लिए। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा बी नंबर का सत्य नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है और प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। और जितना भी पूर्णांक संख्या ये संख्या सब क्या होगा? परिमेय संख्या। तो ये आप लोग इसको ध्यान में
रखिए। ये हमारा चार्ट जो है इसको ध्यान में रखना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 क्रमांगत का रहा, तो हमको तो पता नहीं कि कौन सा क्रमांगत है, तो हम मान लेंगे कोई क्रमांगत हमारा क्या है संख्या, हम मान लेंगे हमारा पहला संख्या क्या है x है, तो दूसरा क्या होगा x+1 हो जाएगा, तीसरा क्या होगा x+2 हो जाएगा, चौथा क्या होगा x+3 हो जाएगा। इसको एक सीक्वेंस में क्या है कि 7 क्रमांक तक ले जाएंगे और इसका औसत हमको दिया हुआ 20 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहाँ मान लीजिए पहला हमारा संख्या क्या है x है क्योंकि दिया नहीं है, दूसरा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3, पांचवा x+4, छठा x+5 और सातवां x+6। कह रहा ये 7 को मेरे पास 7 क्रमांगत संख्या है और जिसका औसत कितना है 20, तो 7 को क्रमांगत संख्या ये सीक्वेंस में दे दिया और इसका औसत कितना है 7, तो टोटल नंबर बाय टोटल संख्या का सम बाय टोटल नंबर, इसका हमारे पास कितना दिया हुआ है औसत, तो 20 दे 20 कर देंगे। ये औसत का रूल पढ़े होंगे आप लोग। उसके बाद क्या करना है, इसमें इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई 7 से, तो 20 7 140 हो जाएगा। इस सब को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 21 7x x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, इस सब को जोड़ेंगे तो 7x प्लस ये नंबर जोड़ेंगे 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 ये क्या होगा 21, तो 7x बराबर होगा 140 माइनस 21। इसको घटा, इसको यहाँ पे काटेंगे तो ये क्या होगा घटाएंगे तो 119 हो जाएगा। 119 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा 17 को 7 से करेंगे 17 17 119, इसका x का वैल्यू क्या हो जाएगा 17। तो सबसे बड़ी करा था, सबसे बड़ी क्या है हमारा x+6 है क्योंकि हम सबसे छोटा कौन माने x माने, सबसे बड़ी क्या होगा x+6, तो 17 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 23 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या इसमें आ जाएगा 23। अगला प्रश्न कह रहा है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, ऑप्शन करा b² माइनस 4ac से बड़ा होगा 0, b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो कह रहा इसमें क्या आंसर आएगा, तो कह रहा अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, इसमें होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये b² माइनस 4ac क्या होगा 0 से बड़ा होगा। इस केस में हमारा क्या होता है, जो b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं d कहते हैं, d को हम लोग विविधकर कहते हैं, तो ये क्या होता है 0 से बड़ा होता है। यानी हमारा क्या होगा, अगर समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो b² माइनस 4ac क्या होगा 0 से बड़ा होगा। ये तो केवल फार्मूला है, ये बनाने वाला नहीं है, ये फार्मूला पढ़े होंगे 9th 10th में पढ़ने के लिए, ये फार्मूला केवल पूछ दिया है कि इस केस में अगर दो भिन्न वास्तविक मूल होगा तो क्या कंडीशन होगा, तो ये b² माइनस 4ac क्या होता है 0 से बड़ा होता है। ये फार्मूला ही पूछ दिया डायरेक्ट। वैसे बीपीएससी टीआरई का मैथ का क्वेश्चन लगभग नॉर्मल ही रहता है, तो मैथ अगर आपको बेसिक मैथ पे अगर पकड़ है तो आप लगभग क्वेश्चन को वहां से बना सकते हैं, लगभग फार्मूला बेस पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है मोहन 25 दिनों में एक काम करता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा करता है। ये टाइम एंड वर्क का है। मोहन कितना दिन में कर रहा है काम 25 दिन में कर रहा है, और जिसको सोहन कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में पूरा कर रहा है। दोनों एक साथ काम 5 दिनों के लिए काम करता है, दोनों क्या कर रहा है एक साथ 5 दिन में काम कर रहा है। उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है और शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। ये अच्छा प्रश्न है। कह रहा है इसमें ऑप्शन दिया हुआ 20 दिन लगेगा, 11 दिन लगेगा, 14 दिन लगेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इसका डिस्कशन कर लेते हैं। इस प्रश्न को जो है शॉर्ट टेक्निक से भी बना सकते हैं। कह मोहन कितना दिन में काम कर रहा है, तो हम मान लेंगे मोहन एम कितना दिन में कर रहा है, तो ये 25 दिन में कर रहा है, और सोहन एस कितना दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे 20 और 25 का, तो हम कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंगे, ये 100 दिन में दोनों काम कर रहा है। इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये कितना होगा 20 5 100 और इसका 25 चौका 100, यानी दोनों एक, इसका एफिशिएंसी 5 हो गया, इसका हो गया 4, तो हम ये दोनों का एफिशिएंसी टोटल कितना निकल गया 9, और दोनों काम कितना 9 एफिशिएंसी से कर रहा है, काम कितना कर रहा है दोनों मिल करके 5 दिन, तो 5 दिन में दोनों काम कितना कर लेगा 45 कर लेगा, दोनों काम 45 कर लेगा। टोटल काम है कितना, तो टोटल काम है 100, तो 100 में से क्या करेंगे 45 को घटा देंगे,
तो घटा देंगे तो कितना काम बचेगा, 55 काम टोटल बचेगा। अब करा 55 काम को कौन करेगा, तो सोहन करेगा। और सोहन का एफिशिएंसी है कितना, तो 5 है, ये कि 5 के स्पीड से करेगा। इसको काटेंगे तो ये क्या होगा, 11 × 5 = 55, यानी सोहन कितना दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, तो 11 दिन में कंप्लीट कर लेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 दिन। यदि x बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और y का वैल्यू दिया हुआ 30 है और y प्लस a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 15 है, तो कह रहा है कि x इज लेसर देन, x छोटा है y से यदि a बराबर b हो। कह रहा है x छोटा है y से यदि a बड़ा हो b से, और कह रहा है कि y बड़ा है यदि x से यदि a बड़ा हो b से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि x बराबर हमको क्या दिया हुआ वैल्यू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। a प्लस बी का भी वैल्यू दिया हुआ कितना है, 15 है, और y का वैल्यू दिया हुआ है 30 है। और x का दिया हुआ फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y बराबर दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखते हैं कि x बराबर हमारे पास कितना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो x बराबर क्या होगा, a माइनस बी का वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ कितना है, 15 है, तो a माइनस बी, तो a माइनस बी रहने देंगे। तो y बराबर हमको दिया हुआ कितना है, 30 है, और a प्लस बी बराबर कितना है, 15 है। तो उपयुक्त से स्पष्ट a बराबर क्या होगा, b, यानी x y से छोटा होगा। x क्या होगा, y से छोटा होगा, और y जो है x से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों केस क्या होगा, इसमें x y से छोटा, हर केस y का वैल्यू कितना दिया हुआ, a प्लस बी मिल करके दिया हुआ हमारे पास कितना आ रहा है, 15, ये 15 a माइनस बी आ रहा है। और जबकि y का अकेला वैल्यू कितना है, 30 है, तो हमेशा x क्या होगा, y से छोटा होगा, y का वैल्यू 30 है, इसका 15 ही है, a माइनस बी का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ। और कहा कि y जो है x से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। दोनों केस इसमें लागू हो रहा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या। प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे आप लोग, प्रोबेबिलिटी के बारे में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका ऑप्शन है 1/7, 2/53, 1/53, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैर लीप ईयर में क्या होता है, 365 दिन का होता है साल। तो 365 में 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना निकलेगा, 52.142। तो कह रहा है एक लीप ईयर वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होते हैं, और परिणाम स्वरूप 52 रविवार होते हैं। तो कह रहा है 53 रविवार या उससे एक दिन के रविवार होने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता होता है PE बराबर NE बटा NS। P क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी NE होगा बराबर 1, और कुल संभव परिणामों की संख्या NS बराबर 7, यानी अभिष्ट प्रायिकता क्या होगा, 1/7। इसका सही आंसर होगा 1/7। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1/7। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि 7^12x प्लस 6 बराबर 49^3x प्लस 12 है, तो x का वैल्यू क्या है। इसमें क्या है, बेस इसका सेम कर लेंगे तो आंसर क्या होगा, आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, बेस 7 है, यहाँ पे 49 है, तो इसको 49 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो बेस सेम होता है, क्या पावर आपस में जुट जाता है, यहाँ से निकाल लेंगे बेस सेम करके। यहाँ पे क्या है, 7^12 प्लस x है, यहाँ पे क्या 49^3x प्लस 12 है, तो इसको भी 7 के बेस में कर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर लिए। अब 7 का स्क्वायर, तो ये रूल जानते होंगे कि ये स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर इससे क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 को 6 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 6x होगा, 12 को 2 से करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का बेस क्या होगा, सेम हो गया। बेस सेम हो गया तो ऊपर वाला पावर आपस में क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो 12x प्लस 6, तो यह 6x प्लस 24, तो 6x बराबर 18। इसको 6x को इधर लेंगे तो 6 इधर 6 को उधर ले जाएंगे तो 24 माइनस 6 18 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 3। तो x बराबर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा x बराबर 3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है x बराबर 3। अब आइए, अब साइंस का स्टार्ट हुआ। मैथ का कुछ प्रश्न था, तो बेसिक चीज कंसेप्ट के साथ किए, बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट में इसमें नहीं बताए। उसका मैथ का स्पेशल सेशन होगा, उसमें बताएंगे। जो सेट में आएगा 8 नंबर का, क्योंकि GS सेक्शन प्रत्येक दिन चलेगा इस चैनल पे, जो कि आपको 40 नंबर का रहता है। सभी जो भी 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं, 9 10 के हैं, 11 12 के, सभी के लिए GS क्या होता है, कॉमन होता है, जिसमें आपको 8 नंबर का मैथ रहेगा, 8 का साइंस रहेगा,
8 का आपको हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, राष्ट्रीय आंदोलन। 8 का करंट अफेयर्स रहेगा, 8 का ज्योग्राफी रहेगा। तो मैथ का जो आएगा बेसिक सेट में जो आएगा उसको बेसिक हिंट्स कर देंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा समय दे देंगे। बाकी जो क्वेश्चन आएगा साइंस का हो, ज्योग्राफी का हो, करंट अफेयर्स का हो, हिस्ट्री का हो, तो उसका ऑप्शन सहित अच्छा से डिस्कशन किया जाएगा। आप लोगों को कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कर रहा है साइंस का ये कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। मायोपिया में क्या नहीं देख सकता है? कह रहा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा मायोपिया जो रोग होता है इसमें क्या नहीं देख सकता है व्यक्ति? तो मायोपिया क्या होता है? मायोपिया ये सब आंख से संबंधित है क्वेश्चन। मायोपिया होता है और हाइपर मायोपिया होता है। तो दोनों में क्या क्या कंडीशन है ये डिस्कशन कर लेते हैं कि दोनों में क्या क्या हो सकता है। तो मायोपिया में क्या होगा? मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं मायोपिया को। इस बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनने लगता है। क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो वस्तु क्या होता है? रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना से क्या होता है? थोड़ा आगे बनने लगता है, जिससे व्यक्ति क्या होता है? दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। मायोपिया के निवारण हेतु फोकस दूरी के अवतल लेंस का, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? क्या होगा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। एक ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे, उससे 4 से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक भी आ सकता था। आप लोग हर क्वेश्चन को नोट भी बनाते चलिए। अगर जिसके जो देख रहे हैं तो अगर एक बार देखने के बाद तो नहीं है कि सारा याद ही हो जाएगा, तो आप लोग नोट भी बना सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। निकट अवतल, इसमें ठीक है, निकट है तो आ रहा है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दृष्टि, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? जो हमारे आंख सबसे न्यूनतम दूरी को देख सकता है उसका दूरी कितना है? तो 25 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो यहाँ देखिए क्या है, मायोपिया कौन सा बीमारी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। हाइपर मायोपिया में क्या होता है? निकट की वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें निकट दृष्टि को दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित है? शरीर रचना से, एनाटॉमी से, अर्धसूत्री विभाजन से, मेयोसिस से, अनुवांशिकी जेनेटिक्स से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो बहुत इजी प्रश्न है। ये किससे संबंधित है? अनुवांशिकी से संबंधित है। अनुवांशिकी शब्द से, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से अनुवांशिकी को संदर्भित करता है। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक रोग, जेनेटिक रोग कहते हैं। उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, इंग्लिश में इसको जेनेटिक कहते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो मेंडल साहब ने ही सबसे पहले बताया था अनुवांशिकता, जिस कारण उन्हें अनुवांशिकता के पिता भी कहा था। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि अनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। अपने प्रयोग होते उन्होंने किस पौधे का, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए जॉन ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो ये मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि टीन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। टीन क्या है? जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। टीन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। और जिंक टीन से महंगा है। इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक क्या है? टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए जिन डिब्बों में खाना पैक किया था उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। जिंक का होगा तो क्या होगा? रिएक्शन ये ज्यादा करने लगेगा, इसलिए कह रहा है कि जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। खाना पैक करने वाले डिब्बे में जिंक की परत इसलिए नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि वह भोजन के अम्ल या क्षार से प्रतिक्रिया कर खाद्य पदार्थों को जहरीला बना सकता है, क्योंकि रिएक्शन उसका क्या होता है? टीन से ज्यादा होता है, जबकि टीन काफी कम प्रतिक्रियाशील होता है।
जिससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए जिंक का जो है परत नहीं चढ़ा करके किसका चढ़ाया जाता है? टीन का परत चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, कौन सा है? ऑक्सीकरण, अपचयन रिडक्शन, जलीय विश्लेषण हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन। इसका कभी कभी इंग्लिश में भी ऑप्शन पूछ देता है, हिंदी इंग्लिश का ही प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख देगा। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, हाइड्रोलाइसिस क्या है। इसमें हिंदी में दे दिया ऑक्सीकरण, अपचयन, जलीय विश्लेषण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिडक्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिडक्शन। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है किस में परिवर्तित हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हमारा फोटोसिंथेसिस द प्रकाश संश्लेषण पौधा में होता है, कार्बोहाइड्रेट में जो है परिवर्तित हो जाता है। किस क्रिया, उसको क्या कहते हैं? तो अपचयन कहते हैं, रिडक्शन। इसको इंग्लिश में रिडक्शन कहेंगे, हिंदी में अपचयन कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन या उपचयन की अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अपचयन या उपचयन की अभिक्रिया है। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। वहीं जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से भी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन आवश्यक तत्व है? तो क्लोरोफिल तो उसमें आवश्यक है ही, रहना ही चाहिए। सूर्य का प्रकाश भी अनिवार्य है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अनिवार्य है और पानी, ये चारों रहना अनिवार्य है, तभी फोटोसिंथेसिस होगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? शब्द प्रति इंच, वर्ड्स पर इंच, प्रहार प्रति इंच, स्ट्राइक पर इंच, बिंदु प्रति इंच, डॉट्स पर इंच। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदु पर इंच। बिंदु पर इंच, जितना नजदीक नजदीक में बिंदु रहेगा क्या होगा? देखने में अच्छा लगेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिंदु प्रति इंच। किसी प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच, डॉट पर इंच द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें स्याही की बिंदु डॉट्स को प्रति इंच के आधार पर गिना जाता है। बिंदु की अधिकता प्रिंटर की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा रोग का संबंध है। ट्रेकोमा रोग तो बहुत इजी प्रश्न है, ये किससे संबंधित है? ट्रेकोमा रोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेकोमा किस में होता है? आंख में होता है। ट्रेकोमा रोग आंखों से संबंधित जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिक्स नामक जीवाणु से होता है। ये प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि आंख में जो ट्रेकोमा रोग होता है किससे होता है? क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिक्स नामक ये बैक्टीरिया, इन जीवाणु से होता है। यह बीमारी वहां पर नपती है जहां पर जलभाव, अस्वच्छता, मक्खियों का प्रकोप होता है। जहाँ पे क्या होगा? जलाभाव होगा, अस्वच्छता रहेगा, पूरा कचरा फैला रहेगा, साफ स्वच्छ जगह नहीं रहेगा। यह संक्रमित मक्खियों एवं व्यक्तियों के संपर्क से फैलता है। जहाँ पे संक्रमित व्यक्ति रहेगा, मक्खी रहेगा, उसके संपर्क से फैलता है। और ट्रेकोमा दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण, सबसे प्रमुख कारण पूरा दुनिया में ट्रेकोमा के कारण ही अधिकतर लोग अंधा हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तीरंदाजी, आर्चरी, अंतरिक्ष रॉकेट, स्पेस रॉकेट, वेंचुरीमीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष रॉकेट। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया पढ़े हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर कौन आधारित है? अंतरिक्ष का जो रॉकेट है न्यूटन के तीसरे गति पे आधारित है। न्यूटन के तीसरे गति के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक की गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना, नाव के किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, ये सब न्यूटन के तीसरे गति का एग्जाम्पल है। ये सब भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर रॉकेट की अंतरिक्ष में भेजना आ रहा है ऑप्शन में, तो ये सब भी आ सकता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन।
रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित, कौन ऐसा है जो न्यूट्रल रहता है? न्यूट्रल रहता है, जो कि रासायनिक गुणों को क्या करता है, बिना परिवर्तन किए हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है, तो ये क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो एक विद्युत उदासीन कण है। यह पूरी तरह से मुख्य कण नहीं है, बल्कि यह अस्थायी सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। अगला प्रश्न है, एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगों को बदलकर लोगों की घोषणा से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो बर्ड का निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन ग्रोसर को। जो हम लोग ट्विटर चलाते थे उसका निर्माता कौन है? तो मार्टिन ग्रोसर। ट्विटर के प्रतिष्ठित ब्लू बर्ड के डिजाइनर मार्टिन ग्रोसर को मनाया था। ब्लू बर्ड हम लोग चिड़िया की तरह, ब्लू चिड़िया की तरह डिजाइन देखे हैं इसमें ट्विटर में, अब तो बदल गया है। ट्विटर के प्रतिष्ठित ब्लू बर्ड के डिजाइनर कौन थे? मार्टिन ग्रोसर, जिन्होंने यह लोगो वर्ष 2012 में बनाया था। इस ब्लू बर्ड का नाम कैरी डी बर्ड है। इसका ब्लू बर्ड का नाम क्या था? कैरी डी बर्ड, जिसका संबंध बोस्टन अमेरिका से है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की बिक्री के बाद इसके नए मालिक एलन मस्क ने इसको, ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया। अब इसका लोगो बदल के क्या कर दिया है? एक्स कर दिया। एक्स, काला कलर का एक्स। अब जो लोगो क्या होगा ट्विटर का, बदल गया है, अब एक्स हो गया है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? फिल्म जो है, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उस समय में रिलीज हुआ था ओपेनहाइमर। फिल्म का नाम क्या था? ओपेनहाइमर। इसका निर्देशक, इसका डायरेक्टर कौन थे ओपेनहाइमर के? क्रिस्टोफर नोलन, गाय रिची, लोरा मैकगेन। कौन था इसका डायरेक्टर? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन जो है, ओपेनहाइमर प्रसिद्ध एक फिल्म था, उच्च अवधारणा, ये विज्ञान पर आधारित था, साइंस आधारित फिल्म था। इसका कौन थे निर्देशक? क्रिस्टोफर नोलन। फिल्म ओपेनहाइमर के निर्माता, लेखक और निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन है। यह फिल्म सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवनी पर आधारित है। जो हमारे विज्ञान के क्षेत्र के बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक थे, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवनी पर यह आधारित फिल्म था। और इसका डायरेक्टर कौन थे? क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर सहयोग कर परमाणु बम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम लोग ओपेनहाइमर के बारे में जानते हैं कि ये परमाणु बम के बारे में सबसे पहले खोज किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ही किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेहमानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया? 2026 में राष्ट्रमंडल खेल हो रहा था, पहले बोला हम जो है आयोजन करेंगे, उसके बाद देखा कि इसमें बहुत सारा खर्च होगा, उसके बाद अपना नाम जो है वापस ले लिया। तो ये था लंदन के यूके, कुआलालंपुर मलेशिया, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। कौन इसको जो है वापस ले लिया? इसका सही आंसर रहेगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। ये अधिक खर्च के कारण ये क्या किया, अपना नाम वापस ले लिया। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया राज्य के प्रीमियर डेनियल एंड्रूज ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के संस्करण में अनुमानित खर्चों के इजाफा होने के कारण इसकी मेजबानी में असमर्थता जाहिर की। इसके अनुसार सरकार ने खेलों के आयोजन 2 अरब 60 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का बजट रखा था, लेकिन हाल के अनुमानों के अनुसार संभावित लागत बढ़कर 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुंच गई, जिसके कारण ये क्या अपना नाम वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? अभी भी इंडिया का गठबंधन है, जो कि कांग्रेस, आरजेडी और सभी राष्ट्रीय दल जो है मिलकर के, जो क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल मिलकर के अलायंस बनाया था, इंडिया अलायंस, लोकसभा के समय में। इसका पूरा नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंडिया इंक्लूसिव अलायंस। देश के में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, इंक्लूसिव अलायंस। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान-2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया,
तो उसने क्या संदेश भेजा था? वेलकम होम, चलो चांद के पार चलें, वेलकम बडी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सभी। ये क्या बोला था? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन था उस समय का। ये कहा था वेलकम बॉडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेलकम बॉडी। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने जब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित किया, उसके स्वागत में वेलकम बडी नामक संदेश भेजा था। दोनों के बीच दो तरफा संवाद हुआ। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग का इसरो ने सजीव प्रसारण किया था। अगला प्रश्न है, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। 1989 में जो है लोकतंत्र का विरोध किया था, लोकतंत्र को कुचल दिया था, वो चीन का कौन सा राष्ट्रपति था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांग सांग कुन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यांग सांग कुन। चीन वाला सबका कुछ अजीब नाम रहता है। वर्ष 1989 के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के राष्ट्रपति यांग सांग कुन रहे। 1989 के तियानानमेन चौक पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर इन्हीं के समय गोली चलाई गई थी, जिसमें काफी संख्या में लोग मारे गए थे। तियानानमेन चौक नरसंहार के बाद चीन के कम्युनिस्ट नेतृत्व ने जियांग जेमिन को चीन का नेतृत्व सौंपा था। अगला प्रश्न है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? तो ये प्रश्न तो हमारा 2023 वाला प्रीवियस ईयर का है, तो उसके अनुसार आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लियो वराडकर। ऑप्शन नंबर सी, लियो वराडकर का। लेकिन वर्तमान में अभी 2025 चल रहा है, तो वर्तमान में इसका जो प्रधानमंत्री कौन है? तो माइकल मार्टिन। अभी वर्तमान आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन, क्योंकि ये सब तो करंट अफेयर्स का तो चेंज होते रहता है, तो अभी वर्तमान में है माइकल मार्टिन। अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें अफ्रीकी संघ की जो है वो अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये तो 23 का प्रश्न है, 2023 का। तो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष उस समय कौन थे? इसका सही होगा अजाली असोमनी। कौन थे? अजाली असोमनी। लेकिन वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष है महमूद अली यूसुफ। अभी वर्तमान में पूछा जाएगा 2025 का, तो कौन हो जाएगा? महमूद अली यूसुफ। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। केंद्रीय उच्च भाग, सेंट्रल हाईलैंड्स, ग्रेट प्लेन्स मैदानी भाग, कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदान, नॉर्दर्न माउंटेन्स उत्तरी पर्वत। ये क्षेत्रफल के अनुसार सजाना है, किसका क्षेत्रफल जो है आरोही क्रम में, सबसे कम वाला को पहले और सबसे ज्यादा वाला को बाद में। तो इसका आरोही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि 3 1 2 4, 1 2 3 4, 2 4 1 3। इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यह हो जाएगा इसका सही ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही ये हो जाएगा मैदानी महान मैदान, ये हो जाएगा 43.2%, केंद्रीय उच्च भाग 70.7%, पहाड़िया क्षेत्र 18.5%, ऊंचे पर्वत 10.6%। इसलिए विकल्प में जो है अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 1 4 3। पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में निम्नवत सबसे पहले हो जाएगा काराकोरम, सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद काराकोरम के बाद लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 18 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, 16 डिग्री उत्तर और 21 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें से कोई नहीं ऑप्शन में दिया है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई।
भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर चक्रवात अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं और भारत में चक्रवातों का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है तथा ये चक्रवात अधिक खतरनाक होते हैं। इसलिए इस ऑप्शन में 18 से 15 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग एरियाज इज नॉट लैंडस्लाइड्स प्रोन एरिया? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, हिमालय रीजन्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट एवं विंध्याचल पर्वत प्रमुख रूप से आते हैं। यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्सों को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुरा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार पर भी यदा कदा भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? विच ऑफ द फ्लोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल। सबसे ज्यादा जो है कोरोमंडल जो है प्रभावित होता है। भारत में तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से जो है सबसे अधिक कोरोमंडल जो है प्रभावित होता है। भारत के संपूर्ण तटीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है। जितना भी तटीय क्षेत्र है सब क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है। यहाँ पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, जिसके तटीय क्षेत्र कोरोमंडल उत्तरी सरकार है। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार करता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह का तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान होता है और यह तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है और चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है, जिसके कारण क्या होता है, चक्रवात होता है। अगला प्रश्न, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? गली कटाव, गली इरोजन, सीट क्षरण, डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी ज्योग्राफी का है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी कराएंगे, वहां से सारा प्रश्न ये लिया गया। इसका सही आंसर होगा गली कटाव, गली इरोजन। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? गली कटाव कहते हैं। जब बहता जल चिकनी मिट्टी को काटता है तो उस गहरे चैनल को गली कटाव या अवनालिका अपर्दन कहते हैं। इसका गली कटाव का दूसरा नाम क्या है? अवनालिका अपर्दन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अवनालिका अपर्दन। जिन प्रदेशों में इनकी संख्या अधिक होती है उसे जो है उत्खनित, उसे उत्खाद भूमि कहते हैं। मृदा अपर्दन के प्रमुख चरण बूंद अपर्दन, परत अपर्दन, सीट इरोजन, रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, धारा चैनल अपर्दन, स्टीम चैनल इरोजन, अवनालिका अपर्दन, गली कटाव। गली इरोजन से प्रभावित 4 बृहद क्षेत्र है। पंजाब में शिवालिक क्षेत्र, चंबल यमुना दोआब, छोटा नागपुर प्रदेश और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, गुजरात में खंभात की खाड़ी क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी में, कोरोमंडल तट पर, छोटा नागपुर के पठार पर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल के तट पर। अभी पीछे वाला क्वेश्चन में डिस्कशन किए हैं कि अक्टूबर नवंबर में कहाँ पे अधिक बारिश होता है, तो कोरोमंडल के तट पर। अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटती मानसून पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों कोरोमंडल तट में वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफी फायदेमंद होती है। ये प्रश्न भी बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है कि हमारे यहाँ जहाँ उत्तर भारत में कहाँ से वर्षा होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, फलों और एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। फलों एवं सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बागवानी, हॉर्टिकल्चर। इसको हिंदी में बागवानी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। फलों और सब्जियों की खेती को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। बागवानी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फलों
फूलों, सब्जियों, मसालों, मशरूम आदि की खेती की जाती है। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहता है? सेरिकल्चर, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। मधुमक्खी पालन को क्या कहता है? एपीकल्चर। मछली पालन को पीसीकल्चर और फलों के उत्पादन को पोमीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? राजकुमार शुक्ल ने, नामदार खां ने, कुंवर सिंह ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बिहार के संदर्भ में पूछेगा तो सीधा आंसर माना है कुंवर सिंह। बिहार में 1857 क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह आरा के शाही राजपूत घराने के जमींदार थे। कुंवर सिंह गोरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते थे। कुंवर सिंह जो है गोरिल्ला युद्ध के लिए जाने थे। गोरिल्ला युद्ध में ये बहुत ही माहिर थे। और 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हो गया। भारत सरकार द्वारा इनके सम्मान में 23 अप्रैल 1966 को एक स्मारक डाक टिकट जो है जारी किया। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था, कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, जबकि इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को हुई थी। और बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय एकता पर प्रहार किया और देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में जो है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। भारत छोड़ो जो है आंदोलन का प्रस्ताव कब पास किया गया था? 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का जो है प्रस्ताव पास किया गया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। बम्बई में कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया। ये क्या किया गया था? प्रस्ताव पास किया गया था। प्रस्ताव पास किया गया था। और 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने इसे पेश किया। इसे पेश कहाँ पे किया? 14 जुलाई 1942। गांधी जी द्वारा इसी समय करो या मरो का नारा, हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसी समय गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। और मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किस किस ने नहीं किया था? इसमें मुस्लिम लीग भी नहीं किया था इसका समर्थन, कम्युनिस्ट पार्टी भी इसका समर्थन नहीं किया था, और हिंदू महासभा भी इसका भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत का सबसे लंबे समय तक राज्य कैसे किया? कांग्रेस की उदारवादी के कारण, भारतीय नेता की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांटो और राज करो नीति के कारण, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया। शुरू में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया और उसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ाया गया। मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचायत आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा किस तिथि को जारी हुआ था? 1 नवंबर 1857 को, 27 मार्च 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 को जारी किया गया था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया। भारत सचिव के पद पर प्रावधान किया गया था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई और 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया और विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहना इसमें कौन सही है? इसमें क्या होगा? इसमें सभी ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक ऑप्शन इसमें क्या है? सही है।
राजा राम मोहन राय ने भारत को नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। ये नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं, इसलिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता में और वेदांत कॉलेज 1925 में कलकत्ता में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसने किसके सहयोग से हिंदू कॉलेज खोला, तो डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में और वेदांत कॉलेज 1925 कलकत्ता में स्थापित किया। और इसे भारत में नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में किसे नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को 1875 में स्थापना किया और स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। स्वदेशी और हिंदी को समर्थन करने वाला प्रथम संगठन कौन था, तो आर्य समाज ही था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है, इसलिए एक से अधिक ऑप्शन क्या होगा इसमें सही होगा। और इसमें स्वामी विवेकानंद ने, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से भी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, तो स्वामी विवेकानंद ने कब किया था, 1897 में कलकत्ता के बारानगर में। इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में इन्होंने भौतिकवाद व अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया था, इसलिए इसमें सब प्रश्न सही है। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने। इंग्लैंड में अनाधिकारिक दूत बने। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम्स इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंग्लैंड। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माना जाते हैं। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया और भारतीय के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया, इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया, यहाँ से कोई प्रश्न आ सकता है, किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है या भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया। महात्मा गांधी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, मौलाना हजरत मोहानी ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो है कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता या गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसे ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सराहा हुआ, मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। तो आज का प्रश्न कैसा लगा, लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में। इसको 3 भागों में बांटे हैं। टीआरई 2.0 पीजीटी हिस्ट्री के पार्ट को 3 भागों में बांटे। पहला जीएस सेक्शन, तो जीएस आज समाप्त हुआ। उसके बाद हिस्ट्री होगा 80 नंबर का, जिसको भी 2 भागों में बांटे, 40-40 प्रश्न के रूप में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसी कारण 2 भागों में बांटे हैं। तो मिलेंगे अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।